पैसेंजर से, अपने प्रधान से, अपने सभासद से, अपने नेता से, अपने सभी लोगों से पूछने का काम करिए। एक सवाल है, आप कहते हो साहब कोरोना की वजह से गाड़ियां बंद हैं, आपने सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोल दिया। जितने भी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो निजी गाड़ियां हो, सबको आपने खोल दिया विदाउट किसी फ्रीक्वेंटली आप आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। आप इंडियन रेलवे को कोरोना के नाम पे बंद किए हो, ऐसा नहीं, कोरोना के नाम पे नहीं बंद किए। ये उन 150 गाड़ियों का टाइम एडजस्ट करने के लिए, उनका अच्छा टाइम स्लॉट देने के लिए एक टाइम टेबल बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप नया टाइम टेबल उन 150 गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाइए और उन गाड़ियों को 200 किलोमीटर का सिग्नल क्लियर होना, लाइन क्लियर 200 किलोमीटर होनी चाहिए। तो वो टाइम टेबल, चूंकि इंडियन रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, जब हम पहले टाइम टेबल बनाए तब 1 से 2 महीना लगता था, सिर्फ रिव्यू करते थे। आज हमें पूरा नया टाइम टेबल बनाना है तो वो काम 3 से 4 महीने का है। इन्होंने उस काम को जुलाई से शुरू किया है और ये दिसंबर तक खत्म कर लेंगे। दिसंबर तक आपकी कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। आप इस बात को समझिएगा, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से तो मीडिया और टीवी में बताया जा रहा, लेकिन अंदर खानों में वो 150 गाड़ियां कैसे सक्सेस हो, कैसे उनको ज्यादा पैसेंजर मिले, कैसे प्राइवेट लोग फायदे में जाए, उसका प्लान चल रहा। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम रेलवे बोर्ड की हर एक चाल को जानते हैं। हम लोगों ने, हमारे महामंत्री जी ने आप सबके साथ मिलकर के निर्णय लेने का काम किया कि पूरे देश में 7,500 रेलवे स्टेशन है। कितने हैं? 7,500 रेलवे स्टेशन है और हर स्टेशन पे एआईआरएफ और एनआरएमयू है। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां पे एआईआरएफ या उससे एफिलिएट्स यूनियन का प्रतिनिधि ना हो, कैडर ना हो और उसके साथ काम करने वाले हमारे रेल के साथी ना। ठीक है, हो सकता है कि हम 12,26,000 रेल कर्मचारी इस लड़ाई के लिए बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे के सिस्टम में जुड़े थे। हमारे डेली पैसेंजर थे, हमारे यूजर थे, हमारे वकील थे, हमारे पत्रकार थे, हमारे प्रधान थे, गांव की वो गरीब जनता थी, गांव का वो आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, निगोहा, बछरावा, हरचंदपुर से इंटरसिटी से जाने वाले वो लोग जो घर से 2 रोटी बना करके, थोड़ा नमक प्याज एक पोटली में बांध करके ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ करके लखनऊ जाते थे, वहां काम करते थे और शाम को आते समय वही रोटी और प्याज खाते थे और स्टेशन के नल का पानी पीते थे और अपने घर में चले आते थे एमएसटी बनवा करके। हम उन लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल करने का काम करेंगे और वो बहुत बड़ा तबका है, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें अगुवाई करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमको लोगों को लीड करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पूरे देश के साथ कुचक्र हो रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये उन सभी देशवासियों के साथ हो रहा है जो इस विधा में जुड़े हुए। निजीकरण एक मोनोपोली है, ठेकेदारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। 10 रुपए का सामान हम 100 रुपए में ठेकेदार से खरीदते हैं। अगर वही काम हमारा विभाग करे, एक उदाहरण देता हूं आपको, एलेस्टॉन एक कंपनी है जो रेलवे कोच को बनाती है, उसका एक एलएचवी कोच है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, ये सब डाटा आपको मिल जाएगा जब आप चाहोगे। एलेस्टॉन एक कोच 6 करोड़ रुपए का देती है। हमारा कपूरथला का जो रेल कोच फैक्ट्री है वो 1 करोड़ 20 लाख में कोच बनाती है, सेम कोच, उससे अच्छी सुविधा का। हमारी जो एमसीएफ है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, एलएचपी का वही कोच जो 6 करोड़ का एलेस्टॉन बेचती है, उसको हम 90 लाख में बनाते हैं। बात समझिए आप हमारी, हम 90 लाख में अच्छा कोच बना के दे रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्शन कम कर दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री में पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 2,500 कोच बनाने का टारगेट था, अभी सिर्फ 1,200 कोच बनाने का टारगेट है 1 अप्रैल से, और जिसमें से 500 कोच बन चुके। अब उन लोगों के पास काम ही नहीं है। ये सरकार की मोनोपोली है कि हम रेल कोच फैक्ट्री में कोच न बना करके एलेस्टॉन पे कोच लेंगे। जो लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी 60 करोड़ में बना करके दी, डुअल सिस्टम का इंजन, इलेक्ट्रिक से भी चलेगा, डीजल से भी चलेगा, 60 करोड़ में बना के दिया। हमारे चितरंजन के साथियों ने, चितरंजन लोकोमोटिव के साथियों ने उसी कोच को मात्र 6 करोड़ 40 लाख में बना के देने का काम किया। हमसे आप क्यों नहीं काम लेना चाहते? हमारी कार्य पद्धति में कहीं कमी है, हम कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे ट्रेन करिए ना, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। मोदी जी सिर्फ लाल किले से चिल्लाते हैं स्किल भारत, स्किल इंडिया। मेरा नाम फूलन देवी है, वो बैंडेड क्वीन के नाम से जानती है, और हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम जिंदा रहेंगे और आज आप सबके बीच में भी पहुंचेंगे, इतना मान सम्मान भी हम पाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। 4 साल हम जंगल में भटके। आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में, नहीं कहना चाहिए ऐसे मौके पर, कहूंगी, बताऊंगी जो मेरे पे बीती है, कि हमारे
सामंतशाही लोग, पैसे वाले लोग, और खासकर मैं जात का नाम लूंगी तो लोग कहेंगे दुबई में जाके जात को गाड़ी देंगे। ऐसे ऊंची जाति के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को, अल्पसंख्यकों को एकदम ये सोचते हैं जी कीड़े मकोड़े हैं, जी इंसान नहीं है। तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूं, अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। और इसलिए मैंने कई दफे सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू, फूलन देवी डाकू। बताओ, मेरी 4 हाथ पैर हैं। कहते चम्मिल घाटी की है, चम्मिल घाटी की। चम्मिल घाटी मेरी माँ बाप है। अरे मैं माँ बाप से पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, दबी कुचली समाज में पैदा हुई, तो हमें जीने का अधिकार है नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं तो वहां भी मंच में बोलती हूँ, अब्बू भाई के साथ में तो कई सभाएं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, कि मैंने कोई बुरा नहीं किया है। आपने सुना होगा, सुना था आप तो वहीं के सब रहने वाले हैं, कुछ हमारे भाई हैं यहाँ के, है कि एक सीता के कारण इतने बड़े जो रावण का आज तक पुतला फूंकते हैं, उसका यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया। फूलन देवी को डाकू है, डाकू है। अरे वो तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, नहीं नाम लेना चाहिए, जो आज हम समाज के अंदर खड़े हैं। और नहीं तो इतनी बड़ी साजिश रची थी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। जिन्होंने हमें सताया, हमें समाज में रहने लायक नहीं रखा, तो गुस्सा में इंसान अच्छा काम नहीं करता, गुस्सा में गलत ही करता है। और जो कुछ भी हुआ अच्छा और बुरा सबक सिखाने के लिए कि हम जैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो कोई भी महिला घर से बाहर निकल के और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें तो डाकू घोषित कर दिया। जब मैं चुनाव लड़ने जाती हूँ तो सब एक ही भाषण रहते हैं, किसी के और कोई भाषण नहीं रहते हैं। बताओ, मैं डाकू दिखाई देती हूँ? क्या होता डाकू है? तुमने हमें सताया, हमें लूटा पीटा। डाकू तो वो बेईमान जो हम जैसी महिलाओं को लूटते पीटते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, 4 साल में जंगल में भटकी, 11 साल में जेल में रही, और जेल में भी हमें पागलों के साथ रखा गया था। अच्छी जगह नहीं रखा गया, यही पागल महिला थी, पागल महिलाओं में रखा गया था। 11 साल तक हमें जेल में रखने के बाद कोर्ट में पेश नहीं करा गया। और जब जेल से छोड़े गए तो बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में तूफान आया। इतनी बड़ी डाकू को छोड़ दिया गया, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। बस आप सबका प्यार था, आशीर्वाद था, कुछ ऊपर वाले की भी दुआ थी, जो आज आप सब